हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। जून महीने के दूसरे हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज उसके सामने खुली पड़ी थी। 7 जून को वो मुल्क से बाहर गया था और 12 जून को वापस आया था। इस दौरान उसकी रोज मेरोसा से बात होती रही थी। फिर आखिरी बार उसे अच्छी तरह याद था कि 9 जून को उसकी अपनी एंजल से लास्ट बात हुई थी, क्योंकि उसके बाद अनाया के बेटे हाजिर से खेल के दौरान मेरोसा का फोन टूट गया था और आदि की 2 दिन मेरोसा से बात नहीं हो पाई थी। इन 2 दिनों में जब भी उसने घर के नंबर पर कॉल की, हर बार कॉल मम्मा ने ही पिक की थी और उसे यही सुनने को मिला था कि वो नाक तक मेरोसा की बेटंगी आदतों से आजिज आ चुकी हैं। कभी वो दिन में ही बेवक्त सोई हुई रहती है, तो कभी शाह हाउस गई होती है, तो कभी रात सोने के वक्त नहा रही होती है, तो कभी बच्चों के साथ खेल में मगन होती है। आदि मामा की शिकायतें सुनकर गहरी सांस भरते मुस्कुरा देता था। उसकी मूडी लिटिल एंजल ऐसी ही थी। वो सोते हुए मम्मा से बात करके कॉल रख देता था। इन 2 दिनों में वो मेरोसा से बात नहीं कर पाया था। उसका इरादा था कि पाकिस्तान वापस जाकर मेरोसा को सामने देखकर उसे जी भरकर बातें करेगा, और फिर इन 2 दिनों में वो कुछ ज्यादा ही काम में बिजी हो गया था। इसलिए भी वो इन 2 दिन की मेरोसा की गैर हाजिरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था। इस तरह 2 दिन निकल गए थे और फिर 12 जून को वो वापस आया था, जब उसे वो मनहूस खबर मिले थे। उसे याद था कि जिस दिन वो वापस आया था उसी दिन मम्मा ने उसे बताया था कि उसके आने से 2 दिन पहले मेरोसा घर से भागे थे, जबकि आदि के मुल्क से बाहर जाने की वजह से 2 दिन उसे ये बात छुपाई गई थी। अपनी एंजल के जाने की खबर सुनकर और उसका लेटर पढ़कर उसे इतना सदमा हुआ था कि उसका शदीद किस्म का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से वो 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा था और पूरे 2 हफ्ते ऑफिस में नहीं गया था। जबकि सिराज का कहना था कि मेरोसा जब उसे मिली थी तो आदर ने ऑफिस आना शुरू नहीं किया था। कल कुल मिलाकर वो 26 जून तक ऑफिस से गैर हाजिर रहा था, यानी उसे 9 जून से 26 जून तक की फोटेज देखनी थी। अभी उसके सामने जो फोटेज चल रही थी वो 24 जून की थी। वो 9 से 23 तारीख तक की फोटेज दे चुका था और अब तक किसी भी फोटेज में उसे मेरोसा नजर नहीं आई थी। अब वो बेकरार से 25 तारीख की फोटेज प्ले कर रहा था। बेकौल सिराज, मेरोसा अफंदी इंडस्ट्रीज शाम के वक्त आई थी, इसलिए उसने सारी फोटेज दिन के 3 बजे से प्ले करके देखी थी। अब ये 25 तारीख की फोटेज देखते हुए वो धीरे धीरे वीडियो फॉरवर्ड करता हुआ आगे बढ़ा था। 3, 4, 5, 5:30 और 5:40 एंड स्टॉप। हाँ, 5:40 पर उसने वीडियो स्टार्ट की थी, क्योंकि वो 5:40 का वक्त था जब ऑफिस के मेन गेट के आगे खड़े सिराज के सामने कोई लड़की मुंह के बल आगे गिरी थी। आदि पूरी आंखें खोलकर वीडियो देख रहा था। लड़की के गिरते सिराज उछलकर पीछे हुआ था, मगर फिर कुछ सेकंड्स बाद ही सिराज ने झुककर जमीन पर पड़ी इस लड़की को सहारा देते हुए खड़ा किया था। वो लड़की लड़खड़ाते हुए खड़ी थी और उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही हिफतो कलीम आदि के सामने घूम के थे। वो उसकी मेरोसा थी, उसकी एंजल, वो भी बेहद बुरी हालत में। लाल रंग के जोड़ में बिखरे हुए बाल और मदहोश होती हुई हालत, बुरी तरह से रोती हुई वो उसकी एंजल थी। वो जिस रोह से गेट के सामने खड़ी थी वो कैमरे का फ्रंट साइड था, जिससे आदि आसानी से उसके चेहरे को देख रहा था। उसके सर से बहता हुआ खून और पसीने से तर चेहरे को देखकर आदि का दिल तड़प कर रहेगा था। कांधे पर पड़ा हुआ दुपट्टा अलग अपने हाथ पर रो रहा था। वो जोर जोर से रोते हुए सिराज से कुछ कह रहे थे। तभी सामने रोड की दाईं तरफ से एक सफेद गाड़ी बिल्कुल गेट के आगे आकर रुकी थी और इसमें से निकलते 2 आदमी में से एक ने मेरोसा को बाजू से पकड़ा था, उसे घसीटते हुआ गाड़ी में धकेल रहा था। इस दौरान मेरोसा की जबरदस्त मजामत भी इस आदमी को रोक ना सकी थी, जबकि दूसरा आदमी कार का आगे वाला डोर खोलकर जल्दी से अंदर बैठ गया था। वो दोनों आदमी जिस तेजी से आए थे उसी तरह तेजी से मेरोसा को लेकर वहां से चले गए थे। अपनी एंजल के साथ ये सब होता हुआ देखकर आदि का दिल हजारों टुकड़ों में बांट गया था। वह इस तरह भी अंदाज में अपने चेयर से उठ खड़ा हुआ था। वो बार बार बेचैनी से अपने सामने चलती वीडियो को हाथ से छू रहा था, जैसे स्क्रीन पर नजर आती मेरोसा हकीकत में उसके सामने मौजूद हो और वो खींच कर 2 आदमियों के नरगे से अपनी बीवी को बाहर निकाल लेना चाहता हो। मगर ये उसकी एंजल नहीं थी, ये सिर्फ उसका अक्स था। उसकी बीवी इतनी तकलीफ से गुजरी थी, वो इतनी बुरी हालत में थी, मगर क्यों, कैसे? उसकी आंखें शदीद जब्त के बावजूद मेरोसा की इतनी बुरी हालत में देखकर छलक पड़ती। फिर दोनों हाथों से अपने बालों को मुट्ठी में बेचे वो घुट घुट को रो दिया था। मेरी मेरोसा के साथ इतना सब कुछ हुआ और आपने कुछ भी नहीं किया मम्मा, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं बताया। क्यों? क्यों आपने इस बात को पुलिस तक जाने नहीं दिया? क्यों सिराज को मुंह बंद रखने के लिए कहा? क्यों? बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब आदि को मम्मा से उनकी वापसी पर लेने थे। यही सब सोचते हुए उसके सर में उठती हुई दर्द की टीसें अब बढ़ते बढ़ते नाकाबिले बर्दाश्त हो गए थे। दर्द से बेहाल होते हुए उसने जोर से अपना सर टेबल पर मारा था, तभी उसकी नजर अपने फूंपा पड़े। उसने टेबल पर पड़ा हुआ फोन उठाते हुए आसफ को कॉल की थी। आसफ, आई एम नॉट वेल, तुम ऑफिस में आओ। मुझे
روحان کے ہاسپٹل جانا پڑے گا، پلیز جلدی آؤ، بامشکل بولتے ہوئے اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی اور آصف جو یہیں آفس کینٹین میں ہی تھا 5 منٹ کے اندر عادی کے آفس کے اندر بھاگا ہوا چلایا تھا۔ عادی کو اپنی شبہ بے حال پڑے ہوئے دیکھ کر آصف تیزی سے اس تک پہنچا تھا اور پھر اسے سہارا دیتے وہ کار تک لایا تھا، جہاں پچھلی سیٹ پر عادی کو بٹھاتے ہوئے آصف سخت پریشان نظر اس کے طرف پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اپنا سر سیٹ پر بری طرح سے پٹڑ رہا تھا۔ اس کی یہ بگڑتی ہوئی حالت آصف پہلی بار نہیں دیکھ رہا تھا۔ سارے سال کے عرصے میں عادی کو اس طرح کے اٹیک متعدد بار آ چکے تھے، مگر اس کی یہ حالت تبھی ہوتی تھی جب وہ میڈیسن یوز نہیں کرتا تھا اور ضرورت سے زیادہ ٹینشن لیتا تھا۔ اس لیے شہریہ صاحب اس کا بے حد خیال رکھتے تھے، اس کے سامنے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی جاتی تھی جس سے اسے ٹینشن ہوتی۔ کئی بار وہ اپنی نگرانی میں ہی اس کے آفس میں آ کر اسے میڈیسن بھی اپنے سامنے کھلاتے تھے اور 1-2 بار شہریار صاحب آصف کے سامنے بھی اس بات کا تذکرہ کر چکے تھے، اس لیے وہ جانتے تھے کہ عادی کو یہ اٹیکس ٹینشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن آج شہریار صاحب ریحان شاہ کے آفس گئے تھے، ان کے پیچھے ایسی کیا بات ہوئی یا عادی نے ایسی کون سی ٹینشن لی تھی جس سے اس کے حال بگڑ گئے تھے؟ یہی سب سوچتے ہوئے آصف اسپیڈ سے کار ڈرائیو کر رہا تھا، اس کا روحان کے ہاسپٹل کی طرف تھا۔ جس وقت وہ دونوں لاہور اسٹیشن سے باہر نکلی تھی اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے تو شام 6 بجے بھی سب طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میروسا کی ویل چیئر کو ایک سائڈ پر کھڑا کر کے عارفہ رکشہ لینے آگے بڑھ گئی تھی اور کچھ دیر میں رکشے والے سے کرایہ طے کرتے عارفہ ماہی کی ویل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے رکشے کے پاس لے کر آئے تھے۔ پھر اسے سہارا دیتے ہوئے اس نے رکشے میں بٹھایا تھا، اس کی ویل چیئر کو فولڈ کر کے اندر رکھتے ہوئے خود بھی رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ ان دونوں کا رخ اسٹیشن سے آدھے گھنٹے دور شہریار مینشن کی طرف تھا، مگر ٹریفک کی وجہ سے انہیں آدھے گھنٹے کے بجائے شہریار مینشن پہنچنے میں زیادہ ہی وقت لگ گیا تھا۔ گرینی، بابی اور چچی آمنہ کے منع کرنے کے باوجود بھی میروسا اپنے بچے کے لیے لاہور چلی آئی تھی۔ اس نے 2 سال بعد اس شہر میں قدم رکھا تھا، یہاں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے 2 سال پہلے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ لاہور شہر بالکل نہیں بدلا تھا، وہی ٹریفک کا ازدحام، لوگوں کی ابھرتی ہوئی بھیڑ، شور شرابہ، کچی پکی گڈھوں والی سڑکیں اور تیز چلاتی گرمی، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا سوائے خود اس کی ذات کے۔ رکشے میں بیٹھی میروسا پورے راستے باہر کے نظاروں میں گم رہی تھی۔ تیزی سے بھاگتا ہوا رکشہ اب اس پوش علاقے کی طرف موڑ سفر تھا جہاں پر وہ ظالم شخص اس کے آئس کو اسے چھین کر لے کر آیا تھا۔ جھٹکے سے رکشہ روکتے ہی میروسا چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ اس نے گہری سانس بھرتے خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر اسے آج ہر صورت میں اپنے بچے کے لیے ان ظالم لوگوں سے لڑنا تھا، کچھ بھی کاٹ کے اسے اپنے آئس کو شخص سے چھینا تھا۔ رکشے نے انہیں چاروں گھروں کے مین گیٹ کے باہر چھوڑا تھا۔ عارفہ نے باہر نکل کر پہلے میروسا کی فولڈڈ ویل چیئر کو باہر نکال کر کھولا تھا اور پھر ماہی کو احتیاط سے رکشے سے اتار کر چیبہ بٹھایا۔ رکشے والے کو کرایہ دے کر فارغ کرتے وہ پلٹ کر ماہی کے پاس آئے تھے جو ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے مین گیٹ کے پار بنے ہوئے چاروں گھروں کو دیکھ رہے تھے۔ کتنی یادیں جڑتی اس کی اس جگہ سے، یہاں کے لوگوں نے، مگر قسمت کی ستم سرفی نے اسے اپنے اپنوں سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا تھا۔ عارفہ اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی، اس لیے گہرے سانس بھرتے ہوئے اسے ماہی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ماہی نے چونک کر عارفہ کو دیکھا تھا جس کی آنکھیں اسے خود کو مضبوط رکھنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ ماہی نے اسپا میں سر ہلا کر اپنی چادر کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے تھے، جس پر عارفہ مطمئن ہوتی اسے آگے لیے بڑھ گئی تھی۔ مین گیٹ کے آگے تھوڑی دوری پر سب سے پہلا بنگلہ زاویہ شاہ کا تھا، دوسرے نمبر پر ریحان شاہ اور پھر فرمان صاحب اور آخر میں شہریار صاحب کا بنگلہ تھا۔ عارفہ اسے لیے لوہے کے بڑے سے جالدار خوبصورت سے گیٹ کے آگے رکی تھی جہاں پر کھڑے پٹھان چوکیدار گلحان کی نظر سب سے پہلے میروسا پر پڑی تھی اور وہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ 2 سال کے بعد میروسا کو یہاں پر دیکھ کر، جبکہ گھر کے نوکروں سے اسے سن گن مل گئی تھی کہ میروسا کسی کے ساتھ بھاگ گیا، مگر وہ اس خبر پر یقین نہیں کر پایا تھا کہ وہ مہربان صورت والی چلبلی نادان سی بچوں جیسی میروسا اتنا بڑا گناہ کر سکتی ہے، اور آج اسے اس طرح اپنے سامنے بیچ پر بیٹھا دیکھ کر وہ جی بڑھ کر حیران ہوا تھا۔ ہان بابا، پہچانا مجھے؟ میں میروسا ہوں، مجھے عادل افندی سے ملنا ہے، کیا وہ گھر پر ہے؟ میروسا کی سپاٹ آواز سن کر وہ ہوش میں آئے تھے۔ ہاں میروسا بیٹی، ہم آپ کو پہچان گئی ہے، وہ عادی بابا گھر پر نہیں ہے، وہ اپنے شو روم جاتی ہے شام کو، ابھی وہ وہیں پر ہوگی، چوکیدار نے اسے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ مجھے ان کے شو روم کا ایڈریس دے دیں، میں وہیں پر چلی جاؤں گی۔ میروسا نے فوراً عادل افندی سے ملنا چاہتی تھی تاکہ جلد از جلد اپنے آج تک پہنچ سکے۔ ہمارا بیٹا ہم کو ٹیکسی کروا دے گی بیٹی، ہمارا بیٹا آپ کو ٹیکسی کروا دے گی بیٹی، اور ان کے شو روم تک بھی آپ کو وہ چور آئے گی، آپ رکو، ہم اس کو بلاتی ہے۔ شمائل، ہاں ادھر آؤ۔
गुलहान ने मेरोसा को देखकर सुबह में साहिल लाते अपने बेटे को आवाज देकर बुलाया था, जो उसे कुछ दूरी पर खड़ा बाप को मेरोसा से बातें करता हुआ देख रहा था। गुलहान के बुलाने पर वो तेजी से बाप के करीब आया था। बीबी को आदि बेटा के शोरूम छोड़कर आ। गुलहान ने उसे पश्तो में कुछ समझाया था और उस बात में साहिल लाता हुआ तेजी से मेरोसा को वहां से लेकर निकल गया था। गुलहान नहीं चाहता था कि घर वालों में से किसी की भी नजर मेरोसा पर पड़े। थोड़ी आगे चलकर मेन रोड से उन्हें टैक्सी भी मिल गए थे। शुमाइल खान टैक्सी ड्राइवर को आदि के शोरूम का एड्रेस समझाता हुआ खुद भी आगे वाली सीट पर ड्राइवर के साथ ही बैठ गया था और कुछ ही देर में वो आदि के शोरूम के बाहर खड़े थे। आरफा ने मेरोसा को सहारा देकर बाहर निकाला। तब तक शुमाइल खान उसकी व्हीलचेयर को खोलकर ऊपर शोरूम के गेट के आगे रखा आया था। शोरूम के आगे बनी 5-6 सीढ़ियां तय करने के बाद शीशे का ग्लास डोर था, जो कि शोरूम का मेन एंट्रेंस था। टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर आरफा मेरोसा के लिए धीरे धीरे सीढ़ियां तय करती ऊपर लेकर आई थी, फिर उसे चेयर पर लाकर एहतियात से बिठा दिया था। उसके बाद वो तीनों अंदर बढ़ गए थे। क्योंकि शुमाइल खान अक्सर यहाँ पर आता रहता था तो सारा स्टाफ उसे पहचानता था, इसलिए उसकी मैयत में आगे बढ़ती आम से कपड़ों में सर से पांव तक चादर में मलबूस आरफा और मेरोसा को भी स्टाफ ने शायद नौकरी समझा था। कुछ एक ने मेरोसा की बेताशा खूबसूरती, उसकी व्हील चेयर को भी हैरत से देखा जरूर था, मगर शुमाइल के साथ होने की वजह से किसी ने उन्हें रोका नहीं था। थोड़ी सी आगे चलकर दाएं तरफ मुड़ते शुमाइल खान ने उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए आदल के ऑफिस में लेकर आया था और फिर वो उन्हें शीशे के ग्लास डोर के बाहर छोड़कर वापस जाने लगा था। हम जाती है बीबी, ये आदल लाला की ऑफिस है, वो अंदर ही होगी। उसे गुलहान ने जो समझाकर भेजा था वो उस पर अमल करते इन दोनों को आदि के ऑफिस के बाहर छोड़कर खुद वापस पलट आया था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा शुमाइल खान। मेरोसा ने दिल से मुस्कुराते हुए इस छोटे से लड़के को देखा था जो 2 साल पहले तक उस घर में नहीं था। शायद मेरोसा के जाने के बाद शुमाइल खान को नौकरी पर रखा गया था। कोई बात नहीं बीबी, आप अंदर जाओ, हम चलती है, खुदा हाफिज। वो तेजी से पलट कर वहां से निकलता चला गया था, जबकि मेरोसा ने गहरा सांस भरते हुए शीशे के ग्लास डोर को खोला था और आरफा उसकी चेयर घसीटती हुई अंदर डाले हुए थे। जहां सामने ही सेंटर टेबल के पीछे खड़े नफूस पर उसकी नजर पड़ती और टेबल के पीछे रखी हुई रॉकिंग चेयर का रुख उन लोगों की तरफ था। इनमें से एक शख्स सेंटर चेयर से सामने रखी हुई दूसरी कुर्सी पर गेट की तरफ मुंह किए बैठा था। बाकी 2 लोग खड़े हुए थे और इन 2 में से एक शख्स ने किसी बात पर हंसते हुए गर्दन ऊपर की थी, जब अचानक उसकी नजर गेट के बीचों बीच कुर्सी पर बैठी मेरोसा उसके पीछे खड़ी हुई आरफा पर पड़ती। तभी उसकी हंसी थम कर रह गई थी, जबकि दूसरा शख्स भी उसके एकदम चुप होने पर सामने देखने लगा था। पूरे 2 साल बाद वो दूसरा शख्स भी यूं अचानक अपने सामने बैठी मेरोसा को देखकर साकत रह गया था, जबकि वो उन्हें नजरअंदाज करती जोर से बोलती आदल अफंदी। और सेंटर टेबल के पीछे रखी चेयर फौरन तेजी से घूमी थे। रूहान के हॉस्पिटल के बाहर कार रोककर आसफ जल्दी से बाहर निकला था और आदि को लिए अंदर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा था। हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर आदि को लिए सीधा रूहान के कैबिन में आया था। वो यहाँ पर कई बार आदि को इसी हाथ में ला चुका था, इसलिए उसे पता था कि अब क्या करना है। उसने अपना फोन निकालकर रूहान का नंबर डाल किया था, जो इस वक्त ड्रोन पर निकला हुआ था। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही उसने रूहान को आदि की कंडीशन बताई थी और फिर कुछ ही देर में रूहान दौड़ते कदमों से ऊपर आया था। आदि के हाथ देखकर उसने तासे से फौरन नफी में सहलाया था और बड़बड़ाते हुए उसने फोन उठाकर नर्स से मुतलबा इंजेक्शन अपने कैबिन में लाने को कहा था। हर बार आदि की बिगड़ी हुई हालत को देखकर उसे ऐसे गुस्से से लाल पीला होने लगता था, जो कि अपनी हालत को बिगाड़ने का खुद जिम्मेदार था। किसी दिन मर जाना इसी तरह। तू एक काम करना, यूं तिल तिल मरने से अच्छा है ना एक बार जाएगा इंजेक्शन लगवा ले, ताकि किस्सा ही मुक जाए। इंजेक्शन देने के कुछ देर बाद आदि की हालत संभली थी। दर्द को हासा अफाका हुआ था और वो रिलैक्स भी हो गया था। तभी उसकी संभलती हालत को देखकर रूहान ने फौरन उस पर चढ़ाई काट दी थी। लगा दे यार, मैं कौन सा जीना चाहता हूँ, 2 साल से जिंदा लाश की तरह जी जी कर वैसे भी मैं थक चुका हूँ। अच्छा है इन सांसों की कैसे रहाई मिल जाएगी। आदि ने गहरा सांस भरते हुए आजदगी से कहा था, जिस पर रूहान मजीद भड़क गया। हाँ तो ठीक है ना, लगा देता हूँ रहाई, दे देता हूँ तुझे सांसों की कैसे, और फिर ऊपर से बैकअप मजे से देखना अपने बेबस माँ बाप के टूटे बिखरने नजारे। आगे ही कम दुख नहीं दे रहा तू उन्हें। आधी जिंदगी को सिर्फ इसलिए नहीं जिया जाता हम पर, हमारी जात पर। हमसे ज्यादा हक हमारे इन अपनों का होता है जो हमें देखकर जीते हैं, जिनकी हजारों हवाशे हजारों उम्मीदें हमसे जुड़ी होती हैं। हमारे माँ बाप, बहन भाई, हमारे रिश्ते। सिर्फ एक इंसान के चले जाने से जिंदगी का सफर रुक नहीं जाता। तुम क्यों बोल जाता है मेरोसा भाभी को, वो जहाँ कहीं भी होंगी जी रही होंगी, बल्कि बहुत ही अच्छी तरह जी रही होंगी। अपनी खुशी से ही तो वो छोड़कर गई थी ना वो तुझे, फिर तू क्यों उनके लिए दुनिया ताक बैठा हुआ है।
रूहान आजिज होकर बोला था, वो खुद भी तो इन्हीं हालात से गुजरा था। फर्क बस इतना था कि आदि की मोहब्बत उसकी नजरों से ओझल थी, जबकि रूहान की मोहब्बत उसकी नजरों के सामने उसके घर में रहती थी, उसके भाई की बीवी बनकर। उसकी अजियत तो आदि से भी बड़ी थी। मेरोसा तो फिर आदि से दूर थी, जबकि रूहान शाह अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने रोज किसी और की पनाहों में देखता था। अजियत का ये मसलसल अजाब वो भी तो 2 साल से बर्दाश्त करता, मगर आदि की तरह उसने अपने आप का तमाशा नहीं बनने दिया था। जबकि उसकी बात सुनकर आदि कर्ब से मुस्कुरा दिया था। वो मुझे अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं गई रूहान, वो मुझे नहीं छोड़कर गई। उसे मुझसे जानबूझ के जुदा किया गया है, और जिसने भी ये काम किया ना, बहुत जल्द मैं उसका ढूंढ निकालूंगा। वो सांसों की तरह मेरे जिस्म में बस दिया, फिर कैसे भूल जाऊं उसे। उसे भूल जाऊंगा तो जीऊंगा कैसे। भूलना इतना आसान नहीं होता रोनी, इतना आसान नहीं होता भूलना। अगर भूलना इतना आसान होता ना, तो तुम आज तक सनम भाभी को क्यों नहीं भूल सका? क्यों अब तक तनहा जिंदगी गुजारे? क्यों फातिमा चाची की दाढ़ीना हवाज पूरी नहीं कर देता? क्यों शादी नहीं कर देता? आदि ने कर्ब से मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े रूहान के साथ पर धमाका किया था, और आदि के इंकशाफ पर शशता का चेहरा देखता रह गया था। जो राज उसने अपनी परछाई तक से छुपाया हुआ था, वो आदि कैसे जानता था? तू सोच रहा होगा कि ये सब मुझे कैसे पता? तो मेरी जान, मुझे ये बात रकीम की शादी के पहले से पता थी। आदि ने रूहान का मजीद इंकशाफ किया था। मैं जानता हूँ तूने अपने भाई के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, इसलिए मैंने कभी अपनी जुबान नहीं खोली, और बेफिक्र है। ये राज मेरे साथ ही मेरी कब्र में जाएगा। मगर जो मशवरा तू मुझे दे रहा है ना, उस पर अमल करने के लिए तुझे मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं शादीशुदा हूं, और बहुत जल्द अपनी मेहरोसा को अपनी जिंदगी में वापस ले आऊंगा, क्योंकि उसकी वापसी का सीरा मुझे मिल गया है। आदि के बाप पर रूहान ने चौंक कर उसको देखा। कैसा सीरा? कहाँ है मेहरोसा भाभी? रूहान ने हैरत से पूछा। वो जहाँ भी है रोनी, मैं उसको अब बहुत ही जल्द वापस लेकर आऊंगा। मेरी जामत जिंदगी दोबारा रवा हो जाएगी। मगर तूने अपनी जिंदगी को जिस तरह सनम भाभी तक रोक रखा है ना, वो गलत है। अब वो तेरी मोहब्बत ने रकीम की बीवी है, और तेरे लिए मोहतरम है, इसलिए उनकी वजह से अब चच्ची जान और रेहान चाचू को मजीद दुख मत दे जा। कर ले शादी। डॉक्टर मरियम बहुत ही अच्छी हैं, तुझसे मोहब्बत करती हैं और कब से तेरा इंतजार कर रही हैं। अब उन्हें मायूस मत करना। तुम अपनी मोहब्बत नहीं पा सका, मगर डॉक्टर मरियम को हाली हाथ मत जाने देना। तू नहीं तो कम से कम वो तो बामुराद हो जाए। मरियम रूहान के साथ काम करती हुई वो कई छोटे मोटे फंक्शंस में घर भी आ चुकी थी। अब चारों के अलावा सब घर वाले भी मरियम को पसंद करते थे, इसलिए रूहान को समझाता हुआ आदि उसका शाना थपथपाता हुआ बाहर निकल गया था। आदि, दवाई टाइम से ले, तेरी कंडीशन ठीक नहीं है। अगर ये अटैक्स तुझे इस तरह आते रहे और तू यूं ही लापरवाही बरतता रहा, तो मुझे डर है कई बार नौबत ब्रेन हैमरेज तक ना आ जाए। अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरोसा भाभी के लिए अपना हया रख। और वैसे भी अभी तुझे मेरी शादी में डांस भी करना है। संजीदगी से उसे समझाता रूहान आहर में शरारत से बोलकर पल में आदि को हैरान कर गया था। उसने पलट कर खुशगवार हैरत से अपने सामने खड़े हुए रूहान को देखा, जो मुस्कुराकर उसको देख रहा था, और फिर गर्म जोशी से आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। थैंक्स कमीने, तूने मेरी बात मानी। आदि जोर से रूहान की कमर पर धमोका जड़ते हुए उसे अलग हुआ था, जिस पर रूहान ने मसनूई गुर्री से उसे नवाजा था। चल अब घूरना बंद कर, मैं जा रहा हूँ, एंड प्रॉमिस अब मेडिसिन भी रेगुलर लूंगा। आफ्टर रात तेरी शादी में मुझे डांस भी करना है। आदि मोहब्बत सा मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया था, जो कि वो खुश था कि रूहान ने उसकी बात का मान रखा था, इसलिए वह कुछ देर के लिए अपना गम भी भूल गया था। बेंच पर बैठे हुए आसिफ ने हैरत से मुस्कुराकर बाहर आते हुए आदि को देखा था, जो कि आसिफ के कंधे पर बाजू फैलाता हुआ अब यकसर मुख्तलिफ मूड में था, बल्कि काफी हद तक नॉर्मल हो चुका था। चलो यार, आसिफ अब शोरूम चला जाए। वो अपनी तरफ हैरत से देखते हुए आसिफ से बोला। मगर सर आपकी तबीयत? आसिफ हैरत से बोला, मैं ठीक हूँ यार, हाँ सब फर्क हो गया दर्द को। तुम शोरूम चलो, मुझे रकीम से थोड़ा काम है, उससे और फहीम को वहीं पर बुलाऊंगा। हालिब तो पहुंच भी गया होगा अब तक। वो आसिफ को अपने साथ लिए हॉस्पिटल से बाहर निकल गया था, और फिर अपनी कार में बैठते हुए उसने रकीम के साथ फहीम को भी कॉल करके आधे घंटे के अंदर शोरूम पहुंचकर फोन बंद कर दिया था। उसके बाद वो संजीदगी से आगे ड्राइव करते आसिफ को कुछ हदायत देने लगा था। वो सुबह काजब के वक्त हॉस्पिटल सीधा अपनी शेरनी के पास चलाया था। रकीम का काम वो रात में ही करवा चुका था। सनम को टॉर्चर करने वाले साइको को उसने पुलिस के हथे चढ़ने से पहले ही अपने फ्लैट के टॉर्चर रूम में पहुंचा दिया था, और अब वो अपनी बेबस शेरनी के पास उसी के शाही रूम में चलाया था। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, जिस पर चलते किसी केस की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था। अब सालों से ये ऐसे ही आधी अधूरी वीरान से पड़े थे। इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बने 3 कच्चे कमरों में से एक मजबूत लोहे के गेट वाले कमरे पर आशा अभी तक बेहोश पड़ी थी, और उसके भरोसेमंद गार्ड्स गेट के बाहर पहरे पर अलर्ट खड़े थे।
फहीम उनको सलाम का जवाब देता। लोहे के गेट पर लगा हुआ बड़ा सा ताला खोलने लगा था। मुस्कुरा कर अंदर दाखिल होता, सीधा उसके शाही बेड की तरफ बढ़ा था, जो कि बान की एक जलंगा सी चारपाई थी। चारपाई बीच में से इस कदर झुकी हुई थी कि बस जमीन को छूने की कसर बाकी रह गई थी। उस झुकी हुई लटकी हुई चारपाई पर आशा की पुराना सा कमल ओढ़े रात से एक ही पोजीशन में मदहोश पड़ी थी। फहीम ने एक पैर चारपाई पर टकाए हुए कदरे झुककर आशा के गालों को थपथपाया था, मगर वो होश में नहीं आई थी। लगता था उसके शेरनी को अपनी ये मदहोशी पड़ी हुई नींद बहुत ही प्यारी थी, इसलिए कई तदाबीरें करने के बाद भी जब आशा की बेहोशी दूर नहीं हुई तो फहीम परेशान हो गया। फिर कुछ सोचते हुए उस कच्चे पक्के कमरे में बाईं तरफ गया, जहाँ पर एक कोने में पुरानी सी लोहे की टूटी फूटी बाल्टी में पानी भरा हुआ था। फहीम ने बाल्टी में से पड़े हुए डोंगे को पानी से भरा और आशा के पास चलाया। सॉरी मेरी जान, आपको नींद से जगाने का उससे बेहतर और भी कोई तरीका नहीं है मेरे पास। जहरीला मुस्कुराते हुए उसने सारा पानी आशा के मुंह पर फेंक दिया था, जिससे वो हड़बड़ाकर होश में आती। सर्दी में ठंडा पानी मुंह पर पड़ते ही उसके पूरे बदन में झुर्री सी पैदा हो गई थी। उसने मुंदी मुंदी आंखों से चारों तरफ देखा था। यह अजीब सा कच्चा कमरा किसका था? यहाँ उसे कौन लेकर आया था? उसने अपने बदन पर जोर डालते हुए उठना चाहता, मगर ये क्या, उसके दोनों हाथ किसी मजबूत सी चीज से साथी से बांधे हुए थे, मगर किससे? उसने जोर से अपने हाथों को खींचते अपने दाएं बाएं देखा था। उसके दोनों हाथ चारपाई के ऊपर डंडे पर लटकती हुई लोहे की टाइट सी हथकड़ी से बंधे हुए थे। मेरी बेबस शेरनी, कैसा लग रहा है इस आलीशान रूम के आलीशान बेड पर लेटकर? फहीम की मुस्कुराती हुई आवाज पर आशा ने चौंक अपने सामने खड़े फहीम को देखा था। ओह फहीम दुरानी, तो ये गिरी हुई हरकत तुम्हारी थी? यू चीप इंसान, तुम बदतमीज और छिछोरे तो थे ही, लेकिन इस हरकत से तुमने साबित कर दिया तुम एक नंबर के घटिया और गिरे हुए शख्स भी हो। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, वो हशर करूंगी तुम्हारा कि तुम पनाह मांगोगे मुझसे। वो तेज आवाज में चलाती हुई बोलती। ओह मेरी बेबस शेरनी, मैंने कब कहा कि आप मुझे छोड़े? काट डालें जो मेरा हशर। यकीन करें आपकी पनाहों से जिंदगी भर पनाह नहीं मांगूंगा। फहीम झुका उसके गाल को उंगली से सिलाता और बोलता, जबकि आशा उसे कहर आलूद निगाहों से घूरने लगे थे। प्लीज यार, ऐसे अपनी नजरों के तीर तो ना चलाए ना, मुझसे फिर कोई गुस्ताही होगी तो आपको शिकायत होगी। फहीम आशा की ब्राउन आंखों में झांकता हुआ चारपाई पर उसके बिल्कुल पास टिक गया था और अपने दोनों हाथ आशा के हाथों पर जमा दिए थे। वो आशा पर पूरी तरह से छाया हुआ था। ओह, तो यानी तुम भी अपने इस जलील दोस्त हालिब शाह की तरह ही मेरे साथ कोई भी नीच हरकत करना चाहती हो, है ना? मगर एक बात अच्छी तरह याद रखना, मैं आशा हूँ, सफी नहीं जो खामोशी से सब सह जाऊंगी। मैं अगर खुद इज्जत के साथ नहीं जी सकी तो तुमसे भी जीने का हक छीन लूंगी। हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो ताकि मैं भी कोई गुस्ताही कर सकूं। वो बढ़कर बोलती फहीम को बार बार मुस्कुराने पर मजबूर करती। उफ, यही बस यही एटीट्यूड मेरी शेरनी, इसी अदा पर तो मैं सो जान से फिदा हो जाऊं आप पर। और मेरी जान, मुझे ऐसा वैसा अगर कुछ करना होता तो रात को आपकी बेहोशी का पूरा पूरा फायदा उठा सकता था, मगर वो क्या है ना कि मुझे इस वजूद को तोड़कर बिखेरने में वो मजा नहीं आएगा जो इस वजूद में छुपी हुई अकड़ तोड़कर आएगा। फहीम मसलसल उसकी आंखों में देता बहके बहके अंदाज में बोल रहा था। फिर वो झटके से उठ खड़ा हुआ और चारपाई पे लेटी आशा को चारपाई समेत सीधा खड़ा करके चारपाई को दीवार से लगा दिया था। बेफिक्र रहें, बिना किसी हक और रिश्ते के मैं इस संगी मेंबर से बने वजूद को छूने की कोई भी कोशिश नहीं करूंगा। आपकी नाजुक जान को उठाकर यहाँ से तक लाने का मेरा बस एक ही मकसद है। अब तक आपने जो कुछ भी किया है उस सब के लिए मुझसे एक्सक्यूज करें, हाथ जोड़कर माफी मांगे और यहाँ से चुपचाप चली जाए, वरना दूसरी सूरत में माँ को यहीं पर कैद रहना पड़ेगा। वो भी तब तक जब तक मैं आप गिरा कर मुझसे कैनेडा में मारे गए इस पहले थप्पड़ से लेकर परसों के आखिरी थप्पड़ तक लेके माफी नहीं मांग लेती। साथ साथ मेरे डैड और भाई से बदतमीजी करने के सिवा मुझ पर गोली चलाने के लिए, हालिब के बारे में सबको बताकर हमारे घर में हंगामा खड़ा करने के लिए और साथ ही अपने दोनों जासूसों को हमारे पीछे लगाने के लिए, अपने हर उस अमल के लिए मुझसे माफी मांगेगी जिसने कहीं ना कहीं मुझे या फैमिली को परेशान किया है। स्कूल से बोलते हुए फहीम ने धीरे धीरे चलता हुआ आशा के सामने वाली दीवार की तरफ बढ़ता जा रहा था, जो कि एक काले फटे हुए प्लास्टिक के तरपाल से ढके हुए थे। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो तुम फहीम दुरानी, माफी मैं मांगूंगी वो भी तुमसे, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। आशा जो कि फहीम की जासूसी वाली बात सुनकर चौंक से गई थी, उसकी आखिरी बात पर तेज से बोले थे। अच्छा सोच लें अच्छी तरह, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े आपको। फहीम अब तरपा के पीछे से कुछ निकालने लगा था। मैंने कहा ना कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। आशा ने दोबारा कहा था, तभी फहीम ने अपने हाथ में पकड़े स्याह डिब्बे का ढक्कन खोलते हुए उसमें मौजूद चीज आशा की तरफ फेंकी थी, जबकि अपने जिस्म पर जगह जगह उछलती और रिंगती महलू को महसूस करते ही आशा की दिल दोस्त चीखें वीरान कमरे में गूंज उठे थे। अभी से डर गई मेरी शेरनी, अभी से डर गई मेरी बेबस शेरनी, अभी तो आपकी खातिरदारी के लिए अभी बहुत कुछ है।
یہ تو بس چھوٹے چھوٹے چوہے کے بچے تھے، اب بھی 2 ڈبے کاکروچ، 2 ڈبے چپکلی کے 9 ملود بچے، 3 ڈبے بیبی کرب اور ساتھ ہی 5 ڈبے بلبلاتے کینچوے بھی ہیں۔ آپ بتائیں پہلے آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا جائے؟ فہیم زور زور سے چارپائی سمیت ادھر ادھر اچھلتی ہوئی عائشہ سے بولا اور ساتھ ہی اس کے کچے پکے کمرے کا دروازہ لاک کر کے اس کے آگے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ سامنے ہی آچا ڈر کر بری طرح سے چیختے ہوئے اس سے ادھر بھاگ رہے تھے۔